बेटा हम लोग एपिथेलियल टिश्यू को पढ़ रहे थे। एपिथेलियल टिश्यू हमने इसके एक दो टाइप्स पढ़ लिए थे। हमने इसमें एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स में बेटा स्क्वैमस एपिथेलियम पढ़ा था। आपने स्क्वैमस एपिथेलियम के बारे में लिख लिए थे नोट्स बेटा, और आपको हमने चार्ट साथ के साथ कहा था कि साथ के साथ आप चार्ट बनाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। तो आपने एपिथेलियल टिश्यू में स्क्वैमस एपिथेलियम को पढ़ लिया बेटा, है ना। स्क्वैमस एपिथेलियम को पढ़ा। स्क्वैमस एपिथेलियम में आपने दोनों पढ़े, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम और स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। आपने क्यूबॉइडल एपिथेलियम को भी पढ़ लिया। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बाद हम तीसरा जो पढ़ने जा रहे हैं, हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं बेटा कॉलमनर एपिथेलियम। कल हमने बात की थी कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम आपको बताया था बेटा ये कैसी सेल्स होंगी, पिलर लाइक सेल्स होंगी। कैसी होंगी? कॉलमनर का मतलब होता है पिलर की जैसी सेल्स, इस तरीके से, ये इस तरीके की सेल्स होती हैं, ये इस तरीके की सेल्स ना पिलर लाइक सेल्स होती हैं। तो पिलर लाइक सेल्स होती हैं, ये कैसी होती हैं? पिलर लाइक सेल्स होती हैं। अब ये जो होती हैं ये पिलर लाइक सेल्स होती हैं कॉलमनर एपिथेलियम। तो इनमें क्या होता है कि इनका काम है एब्जॉर्प्शन का और सिक्रीशन का, एब्जॉर्प्शन और सेक्रीशन। इसका मतलब ये है कि ये पिलर लाइक सेल्स इसलिए हैं कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करना होता है, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज होना चाहिए। तो ये इस तरीके की सेल्स होती हैं जिससे कि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। तो ये कैसी होती हैं बेटा? पिलर लाइक सेल्स होती हैं। कॉलमनर एपिथेलियम जो है वो पिलर लाइक सेल्स होती हैं, पिलर लाइक सेल्स विद इलोंगेटेड न्यूक्लियस। इनके न्यूक्लियस कैसे होते हैं? थोड़े से इलोंगेटेड होते हैं, इस तरीके से, इस तरीके के न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, पिलर लाइक सेल्स। दे हैव इलोंगेटेड न्यूक्लियस। कैसे न्यूक्लियस होते हैं? इलोंगेटेड न्यूक्लियस होते हैं, इसके अंदर इलोंगेटेड न्यूक्लियस होते हैं बेटा। अब क्योंकि मैंने आपको बोला कि इनका काम है, फंक्शन इनका क्या है? एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन का फंक्शन इसलिए कहाँ मिलेंगे? इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। तो लिख लीजिए इट इज फाउंड in the inner lining, it is found in the inner lining of intestine, inner lining of intestine, where absorption and secretion occurs। एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन कहाँ होता है? इंटेस्टाइन के अंदर। तो इसका काम है, कॉलमनर एपिथेलियम का काम है एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। तो कहाँ पर मिलती हैं? इंटेस्टाइन के अंदर मिलती हैं, ठीक है। अब हम बेटा फोर्थ टाइप पढ़ेंगे। फोर्थ टाइप, तो कॉलमनर एपिथेलियम के बाद हम लोग फोर्थ टाइप पढ़ेंगे, सीलिएटेड एपिथेलियम। सीलिएटेड एपिथेलियम, नाम से बेटा समझ में आ रहा है, सीलिएटेड एपिथेलियम बेटा आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि ये सीलिएटेड एपिथेलियम जो है एक्चुअली क्या होता है कि ये हैं तो कॉलमनर सेल ही। सीलिएटेड एपिथेलियम में सीलिया प्रेजेंट होंगे। सीलिया जानते हैं बेटा, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। सीलिया क्या होते हैं? स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर। तो एक्चुअली ये हैं तो कॉलमनर सेल्स ही। देखिए इस तरीके की ही सेल्स हैं, ये इसी तरीके की सेल्स हैं, पिलर की जैसी, है ना। ये बिल्कुल कॉलमनर, ये कॉलमनर सेल्स ही हैं। लेकिन जब कॉलमनर सेल के ऊपर इस तरीके के स्मॉल स्ट्रक्चर्स दिखाई देने लगते हैं, सीलिया जैसे दिखाई देने लगते हैं, ये सीलिया हैं। क्या है? ये सीलिया हैं। तो ये सीलिएटेड एपिथेलियम कहलाती है। जब कॉलमनर एपिथेलियम में सीलिया होते हैं तो ये सीलिएटेड एपिथेलियम कहलाती है। सीलिएटेड एपिथेलियम कहाँ पर बेटा? जैसे ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, ट्रैकिया है, विंड पाइप है, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है ये हमारा, इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ये मूवमेंट होता है सीलिया का, जिससे कि यहाँ पर जो एयर होती है वो फिल्टर होके ही जाएगी। तो सीलिएटेड एपिथेलियम एक्चुअली कॉलमनर एपिथेलियम है। कहाँ मिलती हैं? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलती हैं। क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मिलती हैं। तो सीलिएटेड एपिथेलियम क्या है बेटा? दीज आर कॉलमनर सेल्स, these are columnar cells having
सीलिया। कॉलमनर सेल्स जिनके पास सीलिया हैं उन्हीं को कह रहे हैं क्या, सीलिएटेड एपिथेलियम। ठीक है, और सीलिया क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। सीलिया क्या है बेटा, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, अब देखिए सीलिया का काम है मूवमेंट, तो द सीलिया हैव द सीलिया हैव द ability to move. Cilia have the ability to move and their movement the cilia have the ability to move and their movement pushes the substances forward like mucus। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका नेक्स्ट पॉइंट लिख रही हूँ बेटा, सीलिएटेड एपिथेलियम का नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिख दे रहे हैं। इट इज फाउंड in the respiratory tract। It is found in the respiratory tract, kidney tubules and sperm ducts। ठीक है, it is found in the respiratory tract, kidney tubules and sperm ducts। तो ये sperm ducts में है ना, किडनी ट्यूब्यूल्स में, इन सभी जगह पर बेटा पाई जाती हैं। और ओविडक्ट्स में भी लिख सकते हैं हम लोग, स्पर्म डक्ट एंड ओविडक्ट। ओविडक्ट जानते हैं बेटा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओविडक्ट्स। ठीक, सो दीज आर द सीलिएटेड एपिथेलियम। तो जिस तरीके से आपने देखा बेटा, कॉलमनर सेल्स आर पिलर लाइक सेल्स। इफ कॉलमनर सेल्स हैव सीलिया दे आर कॉल्ड सीलिएटेड एपिथेलियम। और अगर ये कॉलमनर सेल्स जो होते हैं, ये कॉलमनर सेल्स पर सीलिया है तो सीलिएटेड एपिथेलियम। लेकिन जब कॉलमनर सेल्स ग्लैंड्स की जैसे बन जाएंगे, ग्लैंड्स कैसी, बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसका काम होता है सिक्रीशन करना, हार्मोन्स का सिक्रीशन करना, एंजाइम्स का सिक्रीशन करना। तो अगर ये कॉलमनर सेल्स सिक्रीशन का काम कर रही हैं तो इनका शेप थोड़ा चेंज हो जाता है और ये क्या कहलाने लगती हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। हैं तो ये कॉलमनर एपिथेलियम है ना, कॉलमनर एपिथेलियम ही है, शेप इनकी वैसी ही है, लेकिन ये क्या काम कर रही हैं, ग्लैंड्स के जैसा काम कर रही है, सिक्रीशन का काम। ग्लैंड्स आप जानते हैं ना बेटा, ग्लैंड्स जहाँ से हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है और एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। ठीक, तो पहली चीज़ तो ये कि कल हमने जो चार्ट बनाया था एनिमल टिश्यू में, आप चार्ट को आगे बढ़ाइएगा। देखिए एनिमल टिश्यू के चार्ट में आपने जो फर्स्ट एपिथेलियम लिखा था, इसके बाद आपने एपिथेलियम के बाद मस्कुलर लिखा था, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, कनेक्टिव लिखा था, कनेक्टिव टिश्यू, एंड लास्ट में नर्वस टिश्यू लिखा था। हम लोग एपिथेलियम के पार्ट पढ़ रहे हैं अभी। एपिथेलियम में आपने सबसे पहले स्क्वामस एपिथेलियम पढ़ लिया। स्क्वामस एपिथेलियम के दो पार्ट पढ़ लिए थे, ये इस तरीके से चार्ट बनाते जाइए। स्क्वामस एपिथेलियम में आपने सिंपल स्क्वामस पढ़ा और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पढ़ा, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। स्क्वामस एपिथेलियम के बाद हमने कौन सा पढ़ा बेटा, क्यूबॉइडल पढ़ लिया, क्यूबॉइडल भी पढ़ लिया आपने। ठीक है, क्यूबॉइडल के बाद अब कौन सा, थर्ड कौन सा पढ़ लिया आपने, कॉलमनर पढ़ लिया, थर्ड पढ़ लिया कॉलमनर। ठीक है, ये इसको हटा दें। कॉलमनर एपिथेलियम पढ़ लिया आपने, कॉलमनर के बाद आपने सीलिएटेड एपिथेलियम भी पढ़ लिया, सीलिएटेड
एपिथेलियम भी पढ़ लिया। और अब हम एपिथेलियम का लास्ट पढ़ने जा रहे हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है। तो इस तरीके से आपका एपिथेलियम वाला चार्ट देखिए पूरा कंप्लीट हो गया। तो साथ ही साथ बनाने से ये थोड़ा सा इजी रहता है बेटा कि आपको ये सब ध्यान रहेंगे, है ना। आपने साथ ही साथ एक साथ पूरा चार्ट ना बना के जैसे जैसे आप पढ़ते चले जा रहे हैं वैसे वैसे आपने इस चार्ट को कंप्लीट करा है। तो ये याद करने का तरीका है कि आप इसको किस तरीके से याद रखेंगे, ठीक। तो हमने अब लास्ट पढ़ने जा रहे हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम। चलिए, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम हमने कहा था कि हैं तो वो कॉलमनर सेल्स ही। क्या काम होता है उनका? सिक्रीशन का काम होता है, क्योंकि वो ग्लैंड्स की जैसी शेप यानी बैलून लाइक स्ट्रक्चर जैसी बन जाती हैं, इसीलिए उनको ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहते हैं। और ग्लैंड्स क्या काम करती हैं? सिक्रीशन का काम करती हैं। ग्लैंड्स क्या काम करती हैं बेटा? सिक्रीशन का काम करती हैं, ठीक है। तो हम लोग 1 2 3 4 5 पार्ट्स हमने पढ़े। 5th पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं। 5th पार्ट हम लिखने जा रहे हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है, लिख लीजिए। These are columnar cells। कैसी सेल्स है बेटा? कॉलमनर, ठीक है। तो कॉलमनर सेल्स ही। ग्लैंड सेल्स secrete substances gland cells secrete substances at the epithelial surface. At the epithelial surface means epithelial surface का मतलब है बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, ठीक है। sometimes portion of epithelial tissue folds inward मतलब अंदर की तरफ फोल्ड हो जाता है। देखिए, जैसे कि ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये एपिथेलियल सेल्स हैं, और यहाँ पर देखिए कैसे अंदर की तरफ एपिथेलियल सेल्स फोल्ड हो गई। ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये इस तरीके से ये अंदर की तरफ फोल्ड हो गई। एपिथेलियल सेल्स अंदर की तरफ फोल्ड हो गई और क्या कहलाइए? ग्लैंड्स। क्या कहलाइए? ग्लैंड्स बन गई है, ठीक। तो इस तरीके से ये समटाइम्स पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड, अंदर की तरफ फोल्ड हो गई, फोल्ड्स इनवर्ड। दिस results in the formation of multicellular gland। क्या बना लेती है? multicellular gland and called glandular epithelium ठीक है बेटा। ठीक, तो हमने ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम के बारे में पढ़ा। तो आपने ये एपिथेलियम वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया है, ठीक। तो अब ये पूरा पढ़ने के बाद में आपको ये तो पता चल गया कि एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या है। एपिथेलियल टिश्यू का काम प्रोटेक्शन भी है, एपिथेलियल टिश्यू का काम फिल्ट्रेशन भी है, एपिथेलियल टिश्यू एब्जॉर्प्शन भी करती है, एपिथेलियल टिश्यू सेक्रेशन भी करती है। इतने सारे काम हैं, ठीक है। तो हम अब
एपिथेलियल टिश्यू के सारे फंक्शंस को एक जगह लिख लेंगे। ठीक, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है वेयर द स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट, वेयर द कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट। तो आपको सब जगह बताई गई है कि कहाँ कहाँ पर ये टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। और कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है इससे रिलेटेड? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि व्हाट टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, या व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन द ओविडक्ट्स लाइनिंग, स्पर्म डक्ट्स लाइनिंग। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि किस जगह पर कौन सी एपिथेलियम मिल रही है। ठीक, अब हम फंक्शंस एपिथेलियम के सारे फंक्शंस को बेटा एक जगह पर लिख लेंगे और फिर हम कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ेंगे। ठीक, चलिए अब हम एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस लिख देते हैं। Functions of epithelial tissue. Functions of epithelial tissue. Number 1, it protects the underlining cells. It protects the underlining cells. underlining cells मतलब बॉडी के अंदर की सेल्स। underlining cells from drying, सूखने से बचाती है। सेल्स सूखती नहीं है, ये प्रोटेक्शन कर रही है। drying, injury, infections, and also from harmful effects of chemicals. harmful effects of chemicals। ठीक है, दूसरा फंक्शन लिख लीजिए बेटा। It plays a vital role, well, important role. It plays a vital role in regulating exchange of material. Exchange of materials between the body and external environment, between the body and external environment and between the different body parts के and between the body parts ठीक, तीसरा फंक्शन, it helps in the absorption of water and nutrients and in diffusion of gases, ठीक है। फोर्थ लिखिए, it helps in the elimination
एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, इट हेल्प्स इन द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ठीक, ये सभी एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस हैं। एक बार देख लेते हैं कि क्या क्या हैं। वही सारे फंक्शंस हैं जो आपने अभी भी सारे एपिथेलियम में पढ़े। इट प्रोटेक्ट्स द अंडरलाइंग सेल्स फ्रॉम ड्राइंग, इंजरी, इन्फेक्शंस एंड आल्सो फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल्स। ठीक, अंडरलाइंग सेल्स यानी बॉडी के अंदर की जो सेल्स हैं, यानी बॉडी के जो अंदर की सेल्स हैं उनका प्रोटेक्शन, क्योंकि ये ऊपर की ओर है, ऊपर की तरफ है, तो अंडरलाइंग सेल्स यानी अंदर की सेल्स को प्रोटेक्ट कर रही है एपिथेलियम। ड्राइंग से यानी सूखने से सूख न जाए, इंजरी से, किसी भी इंजरी से कोई हो जाती है अगर, इन्फेक्शंस, कोई भी इन्फेक्शन, माइक्रोब्स का इन्फेक्शन हो सकता है, वो अंदर नहीं जाने देती है ये एपिथेलियम। एंड ऑल्सो फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल, कोई भी केमिकल अगर हमारी बॉडी के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो डायरेक्टली हमारे इंटरनल ऑर्गन तक नहीं पहुंचेगा, पहले एपिथेलियल टिश्यूज को वहीं रोक लेगी। ठीक, सेकेंड फंक्शन इज इट प्लेज अ वाइटल रोल इन द रेगुलेटिंग एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। हमारी बॉडी और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जैसे कि ऑक्सीजन है अंदर जा रही है, CO2 बाहर आ रही है, तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ में हमारी बॉडी एक्सचेंज कर रही है, तो ये सब एपिथेलियल टिश्यू है जो कि इसमें हेल्प कर रही है। एंड बिटवीन द बॉडी पार्ट्स, मटेरियल के एक्सचेंज में, बॉडी के अंदर की जो पार्ट्स हैं उसमें भी एक्सचेंज में, मटेरियल में, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल में हेल्प कर रही है। कैसे? लंग्स हैं, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन जाएगी, वहाँ हमने बताया था ना, लंग्स की जो ऊपर की मेम्ब्रेन होती है वो भी तो एपिथेलियल मेम्ब्रेन है और बहुत ही पतली होती है, बताया था आपको बेटा, स्क्वामस होती है, सिंपल स्क्वामस होती है लंग्स के ऊपर। तो मेम्ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन जाएगी, CO2 बाहर आएगी, तो देखिए बॉडी के एक पार्ट से दूसरी पार्ट में भी मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है एपिथेलियल टिश्यू की हेल्प से। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड इन द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ठीक, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर है, इंटेस्टाइन का काम है बॉडी में एब्जॉर्प्शन करना फूड का, और वाटर को एब्जॉर्ब करना, और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना, और सिक्रीशन करना। ठीक, नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। हमारी बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं यूरिन के फॉर्म में, तो वो यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? किडनी के अंदर। किडनी में यूरिन फॉर्मेशन हो रहा है, यानी किडनी का काम है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। किडनी का काम है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। और आपको पता है कि किडनी की जो ट्यूब्स हैं, किडनी के अंदर जो ट्यूब्स हैं, वो ट्यूब्स की एपिथेलियल टिश्यू ही मेम्ब्रेन, उसकी मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू ही बनाती है। तो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में भी इस एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन होता है। ठीक, तो ये सारे बेटा आपने एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस पढ़े हैं, जो कि अलग से क्वेश्चन बनकर आता है कि एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस। तो नेक्स्ट आप जो पढ़ेंगे बेटा कनेक्टिव टिश्यू। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट, आपने फर्स्ट टिश्यू पढ़ लिया, यानी एपिथेलियल टिश्यू खत्म किया है बेटा। नेक्स्ट इज कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा टिश्यू पढ़ रहे हैं हम लोग, कनेक्टिव टिश्यू। नाम से समझ में आ रहा है कि कनेक्टिव टिश्यू का काम क्या है बेटा? कनेक्शन। कनेक्शन आपको पहले भी बताया था मैंने, हमारी बॉडी में एक तो पूरी बॉडी को कनेक्ट करने वाला कौन है? पूरी बॉडी को जो कनेक्ट कर रहा है ब्लड, पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है ब्लड। तो ब्लड इज ऑल्सो द कनेक्टिव टिश्यू, पूरी बॉडी को तो कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो बॉडी के हर एक पार्ट में पहुंच रहा है, पूरी बॉडी को इंटरकनेक्टेड करके रखा हुआ है ब्लड ने। तो सबसे बड़ा तो इम्पोर्टेंट पार्ट ब्लड का ही है बेटा। ब्लड इज द लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। कैसा कनेक्टिव टिश्यू है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। हमें मालूम है बोन की बोन से जुड़ी, जैसे कि ये एल्बो की बोन है, नी जॉइंट है, बोन से जुड़ी है, तभी तो बॉडी काम कर रही है। तो बोन टू बोन कनेक्शन भी है, बोन टू बोन कनेक्शन, बोन से बोन जुड़ी हुई है, बोन टू बोन कनेक्शन भी है, बोन से बोन जुड़ी हुई है, और मसल्स बोन से भी जुड़ी हुई है। मसल्स हमारी जो है बोन से जुड़ी हुई है, कनेक्ट करने वाली चीज है।
ग्लू के जैसे काम कर रहा है। तो बोन टू बोन कनेक्शन भी है और बोन टू मसल्स का कनेक्शन भी है, बोन टू बोन कनेक्शन भी है, मसल्स का कनेक्शन भी है, और हम लोग इसका मतलब ये कि बोन भी तो एक कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, बोन भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो इस तरीके से ये सारे कनेक्टिव टिश्यू हैं जो कि हमारी बॉडी के हर एक पार्ट को कनेक्ट कर रहे हैं। खैर, हम लोग सबसे पहले पहला कनेक्टिव टिश्यू हम लोग कौन सा पढ़ेंगे बेटा, ब्लड पढ़ेंगे। पहला कनेक्टिव टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे ब्लड। ठीक है, तो पहला हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू इज, आप लोग चार्ट को बनाते जाइएगा, जहां आपने कनेक्टिव टिश्यू लिखा हुआ है चार्ट में वहां पर फर्स्ट पार्ट लिख लीजिए ब्लड। ठीक है, तो हम लोग ब्लड पढ़ेंगे सबसे पहले। आपको मैंने बताया कि ब्लड कैसा टिश्यू है बेटा, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड तो आप सभी जानते हैं बेटा, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अलावा एक और फ्लूइड है जो कि बॉडी को कनेक्ट करता है किसी किसी पार्ट को। हम यहाँ पर दोनों ही लिख देते हैं, ब्लड एंड लिम्फ, ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, ब्लड और लिम्फ दोनों ही हमने लिख दिए, दोनों ही हैं। एक्चुअली लिम्फ जो होता है ना, वो ब्लड वेसल्स और टिश्यू के बीच में खाली जगह में भरा रहता है, और इस लिम्फ के अंदर रेड ब्लड सेल्स आरबीसी नहीं होती हैं, जिसकी वजह से ये रेड कलर का नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर अब हम ब्लड के कंपोनेंट्स लिखते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, तो बेटा ब्लड के कंपोनेंट्स में ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है वो प्लाज्मा होता है। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है जिसकी वजह से हम ब्लड लिक्विड दिखाई देता है वो प्लाज्मा होता है, और इस प्लाज्मा के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 90% वाटर होता है। इस प्लाज्मा में अप्रॉक्स 90% वाटर होता है। ठीक, तो हमारे ब्लड के कंपोनेंट्स क्या हैं, प्लाज्मा और कॉर्पसल्स। क्या बोलते हैं इनको, कॉर्पसल्स। एक्चुअली कॉर्पसल्स क्या हैं, कॉर्पसल्स हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक, आरबीसी क्या है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। तो आप चाहे रेड ब्लड सेल्स बोलिए चाहे रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलिए, एक ही बात, आप इसको रेड ब्लड सेल्स भी कह सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ठीक, आपको अब इसके बारे में पढ़ना है। ये आपको मैंने कंपोनेंट्स बता दिए हैं कि इसके अंदर ये जो प्लाज्मा होता है इसके अंदर 90% वाटर होता है, कुछ अमाउंट प्रोटीन्स का होता है, कुछ सॉल्ट्स होते हैं। तो ये पूरा लिक्विड पार्ट है, ब्लड का लिक्विड पार्ट है, ये पूरा ब्लड का लिक्विड पार्ट है। तो ब्लड का लिक्विड पार्ट कौन बना रहा है, प्लाज्मा बना रहा है ब्लड का लिक्विड पार्ट। ठीक है, प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट बना रहा है। थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर हम इसका ब्लड के बारे में जो नोट्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लिखेंगे। प्लाज्मा क्या है, ब्लड का लिक्विड पार्ट है, 90% इसके अंदर वाटर है, प्रोटीन है, सॉल्ट्स हैं। कॉर्पसल्स में जो आरबीसी है, आरबीसी नाम से समझ में आ रहा है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। आरबीसी रेड क्यों है, क्योंकि आरबीसी का जो शेप होता है ना, बाइकॉन्केव शेप है। कैसा शेप, बाइकॉन्केव, यानी कि स्पून के जैसा शेप है। तो इसके अंदर आरबीसी के अंदर क्या होता है बेटा, आरबीसी के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, और हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना, इसका मतलब ये ऑक्सीजन कैरियर है। क्या है ये, ऑक्सीजन कैरियर है। तो आरबीसी का काम है हीमोग्लोबिन कंटेंट बना के रखना, यानी कि हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन को कैरी करना। और जिन लोगों में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो कौन सी डिजीज होती है, एनीमिया। आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि ब्लड की कमी हो गई, तो एक्चुअली हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। हमारी बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 11 से 14 हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो अगर इससे कम होता है तो हीमोग्लोबिन कम माना जाता है। ठीक, तो आरबीसी का काम, इसका मतलब ऑक्सीजन को कैरी करना है, क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारे ब्लड का कलर रेड दिखाई देता है। डब्ल्यूबीसी व्हाइट कलर की सेल्स हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इनका काम है इम्यूनिटी बनाना, इम्यूनिटी, हमारी बॉडी को किसी भी डिजीज से बचाना।
WBC का काम है हमारी बॉडी को किसी भी डिजीज से बचाना, माइक्रोब से प्रोटेक्ट करना। ये सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कही जाती है। WBC क्या कही जाती है? सोल्जर्स ऑफ द बॉडी कही जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी को डिजीज से बचा रहे हैं। प्लेटलेट्स का काम क्या है? प्लेटलेट्स का काम है ब्लड की क्लॉटिंग करना। जब कभी हमारी कट लग जाता है तो ब्लड निकलने लगता है, थोड़ी देर बाद आप देखते हैं ब्लड जम जाता है। कैसे जम जाता है? ये प्लेटलेट्स होती हैं जिनके अंदर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन होता है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। ठीक है, लिखवाएंगे आपको ये सारी चीज़ें बेटा। तो प्लेटलेट्स का काम क्या है? ब्लड की क्लॉटिंग करना। ठीक, तो ये ब्लड के कंपोनेंट्स हमने पढ़े अभी, जिनके बारे में हम लोग लिखेंगे। तो याद रखिएगा कॉर्पसल्स, RBC, WBC, प्लेटलेट्स हैं। आप इनको कॉर्पसल्स बोलिए या सेल्स बोलिए, एक ही बात है। तो रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको, लेकिन कॉर्पसल्स वर्ड भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हमने पढ़े कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। कल हम लोग इस ब्लड वाले पार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके बारे में मैं आपको साथ के साथ नोट्स भी लिखवाऊंगी और हम उस चार्ट को भी आप कंप्लीट करते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक, चलिए।